नमस्कार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है दुनिया का हालचाल, जिसमें हम आपको भारत से जुड़ी हुई देश दुनिया की तमाम खबरें बताते हैं, जिसका सीधा सीधा असर भारत पर देखने को मिलता है और भारत के लोग उन खबरों को जानना चाहते हैं और वो खबरें उनके लिए ज़रूरी हैं। आज उन्हीं तमाम खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी सीरिया की, कि सीरिया में पिछले 2 महीने में जिस तरह से शांति बरपी और उसके बाद एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया, तो वहाँ कुछ इस समय कैसे हालात हैं। इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश अब अपने नए दोस्त बना रहा है, जिसके बाद भारत की चिंता बढ़ गई है और भारत को एक नई माहौल के साथ और इसके साथ ही नई कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश भारत के सर का दर्द बनता जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे कनाडा की, कि कनाडा में जो साल 2022 में हमने खूनी वारदात देखी थी, ऐसी एक वारदात फिर कनाडा के टोरंटो में हुई और इस जो सनसनीखेज वारदात में कई लोग जख्मी हो गए और ऐसा ही एक पूरा माहौल जो पूरा भय का था, वो कनाडा के टोरंटो में देखने को मिला है। इसके बाद बात होगी एक वीडियो की, जो पूरे देश दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें समुद्र में एक काला बड़ा राक्षस दिखाई दे रहा है। तमाम सारे वादे उन पर हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार उस वीडियो की सच्चाई क्या है। और अंत में बात करेंगे जिस पल का इंतजार पूरा दुनिया कर रही है, कि कल फाइनल होने वाला है और पूरी तरह से दुल्हन की तरह दुबई सजकर तैयार है। तो एक बार तो आप सबसे पहले रुक करते हैं खबरों की दुनिया में सीरिया का। सीरिया में एक लंबे अरसे बाद दोबारा से अशांति लौट आई है। करीब 2 महीने तक अमन चैन का माहौल रहा। इस 2 महीने के माहौल में ऐसा लगा कि सालों से जो गृह युद्ध की आग में जलता हुआ सीरिया है, शायद अब वहां पर सामान्य जीवन शुरू होगा। लेकिन देश दुनिया फिर से ये युद्ध देखने लगी है और ये युद्ध शुरू हो गया है। हिंसक झड़पें वहां पर शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद की बात करें तो सत्ता से बेदखल होने के बाद करीब 2 महीने के बाद फिर से लड़ने के मूड में आ गए हैं। रूस में बैठे इस तानाशाह ने सीरिया की आग बुझते बुझते एक बार फिर से जला दी है। सीरिया में ताजा हिंसा देखने की बात करें तो उत्तर जो पश्चिमी है, वहां के लोगों में देखने को मिल रही है और पूरी तरह से आग भड़क चुकी है और हिंसा का गढ़ अभी दिखाई दे रहा है। जहां सुरक्षा बलों ने जो उपराष्ट्रपति के असद हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें खोजने और गिरफ्तार करने का बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सीरिया सिक्योरिटी फोर्स और पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थकों के बीच गुरुवार को लगातार कई प्रांतों में लड़ाइयां हुई। इसके बाद ही दक्षिण के जो तटीय शहर हैं, वहां पर भीषण लड़ाई अभी भी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक बात की जाए तो कई क्षेत्रों में हिंसक लड़ाई हो रही है। सीरिया सरकारी बलों के खिलाफ असद जो समर्थक हैं, वो कई जगह पर घात लगाए बैठे हुए हैं, जिसके बाद सीरिया की नई सरकार के आदेश पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो विद्रोही हैं, उनके ठिकानों पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। असद की सरकार के दौरान जो क्रूर कमांडर माने जाने वाले थे, सुहेल, जिनका विद्रोह के पीछे एक बड़ा हाथ होने का शक था, उनके गांव पर भी भीषण हमले किए गए हैं। वहीं असद के जो गृह है और जो गांव पड़ता है, वहां कम से कम 10 सुरक्षा बलों के जो सदस्य थे, उनका अपहरण भी कर लिया गया था। अब सीरिया की बात हुई, अब थोड़ा सा भारत पे आने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार जो पड़ोसी मुल्क है भारत का, वो भारत के लिए सिर का दर्द बनता जा रहा है। आपको बता दें, भारत के कुख्यात पड़ोसी देशों की लिस्ट अब थोड़ी सी लंबी होने वाली है। बदमाश पड़ोसी की लिस्ट में अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ दोस्ती बढ़ाने के बाद बांग्लादेश अब चीन के साथ घुलता मिलता दिखाई दे रहा है और हकीकत में मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी के लिए बांग्लादेश एक बड़ा सर का दर्द बन गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक ग्लोबल टाइम में छपी खबर की बात की जाए तो उसके मुताबिक 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक बांग्लादेश के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो बीजिंग का दौरा करके आए हैं, जिसमें राजनेता शामिल थे, पत्रकार शामिल थे। इसके साथ ही कई राजनेता के साथ साथ जो छात्र नेता हैं, वो भी यहाँ का दौरा करके आए हैं। इस दौरान उन्हें चीन की जो टेक्नोलॉजी है और बुनियादी ढांचा है, उसके विकास के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बढ़कर जो बेल्ट रोड है और जिसे हम
BRI कहते हैं, उसके बारे में भी उनका ब्रेन वॉश किया गया है। बांग्लादेश के इस प्रतिनिधि मंडल ने BYD और लोंगिंग जैसी जो शीर्ष चीन की कंपनियां हैं उनका भी दौरा किया है। पिछले दिनों इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट का जिक्र करें तो पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खुफिया जानकारी भी इस समय आदान प्रदान की जा रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ऑफ जनरल जो हैं वकार, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहती है तो देश में जो पूरी तरह से है वो खतरा बढ़ सकता है, जिसके बाद सेना को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। शेख हसीना के शासन से बाहर होने के बाद उदारवादी नेताओं को चुन चुनकर निशाना भी बनाया गया है और जो तहरीर पार्टी है, इसके साथ ही जमाते इस्लामी की बात करें, जो एक कट्टरवादी जो संगठन है इनके, वो 100 से ज्यादा सूफी धर्मस्थल जो है वहां पर उन्हें नष्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही भारत के लिए ये बात परेशान करने वाली है और भविष्य में बांग्लादेश के लिए जो भारत है वो अपनी किस तरह से डिप्लोमेसी तैयार करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मौजूदा समय में भारत के लिए बांग्लादेश सिर का दर्द बनता नजर आ रहा है। अब बात हुई बांग्लादेश की, अब चलेंगे कनाडा पर, क्योंकि साल 2022 में हमने कनाडा में खूनी वारदात देखी थी। कनाडा के टोरंटो में शुक्रवार रात पब में हुई गोलाबारी में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। टोरंटो पुलिस ने बताया कि जो वहां का एक बार था, वहां पर एक लोग आए थे और एक व्यक्ति आया था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की। इसके साथ ही जो ड्राइवर थे, इसके साथ जो मतलब ये पूरी घटना की बात की जाए तो रात को करीब 10:30 बजे पूरी घटना हुई। इसके साथ ही पुलिस की माने तो एक संदिग्ध जो शख्स था वो पब में घुसकर अचानक लोगों पर गोलियां चलाने लगता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद तो फिलहाल बात की जाए, आरोपी फरार है। पुलिस उसके बारे में लगातार छानबीन कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसके अलावा जो CCTV फुटेज है वो भी निकाली जा रही है। पब में हुई इस गोलाबारी पर कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कई लोगों को ट्रोमा सेंटर में ले जाया गया है। पुलिस ने अभी तक पीड़ितों से ज्यादा जानकारी तो नहीं ली है, मगर उनके नामों का खुलासा अभी पुलिस जल्द ही करेगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले में आपको कुछ नई बातें देखने को मिलेगी। आपको बता दें, कनाडा में गोलीबारी इस तरह की जो हुई है ये पहली घटना नहीं है। साल 2022 में भी इसी तरह की एक घटना पूरे देश में, मतलब जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब नोवा में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर 22 लोगों की जान ले ली थी। ये कनाडा में सबसे ज्यादा खूनी शूट आउट था और करीब 12 घंटे तक ये चला था, जिसमें हमलावर बाद में मारा गया था। अब एक वायरल वीडियो का जिक्र कर लेते हैं जो इस समय इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। देश दुनिया में ये वायरल वीडियो आग की तरह फैल रहा है। इंटरनेट पर दुनिया में एक वायरल वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि समुद्र में एक विशालकाय समुद्री राक्षस छिपा है। जो कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं तो कुछ लोग पौराणिक इतिहास इसका बता रहे हैं, मगर कुछ लोग तो इसे रत्ती भर भरोसा करने के लिए खुद को नहीं मना पा रहे हैं। ऐसे तर्कशास्त्री लोगों का मानना है कि ये AI के द्वारा जनरेट किया गया है, जिसे लोग YouTube और इसके साथ ही टिकटॉक और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक बात भी कही जा रही है जिसमें कहा गया है कि ये क्लिप गूगल अर्थ इमेज का है, जिसमें पर्यटकों को के पास जो है वो नाव भी तैरती दिख रही है और इसके साथ ही उस नाव के पास आपको एक विशालकाय सर्प जानवर दिखाई दे रहा है। अब ये कितना सच है कितना फेक है और इस फेक न्यूज पर किस तरह की अटकलें हैं जो ये थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन क्या ये असली है? तमाम टेक एक्सपर्ट जो हैं उनका कहना है कि नहीं, ये वीडियो बिल्कुल असली नहीं है और इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। पर इस वीडियो में आधी सच्चाई है और आधा झूठ है। ये हम अपने जो फैक्ट चेक हमने किए हैं उनके आधार पर आपको बता रहे हैं। रिसर्च इस इमेज की बात की जाए तो ये फुटेज को कई वायरल अकाउंट पर देखा जा सकता है। लंबी पड़ताल हुई है इसके बारे में, हमारी पूरी टीम ने पड़ताल करी है। एक मैपिंग जो एक्सपर्ट हैं उसने भी एक नैरेटिव पर खुलासा किया है। एक्सपर्ट के मुताबिक जो समुद्र में दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है, जारी है। मैपिंग एक्सपर्ट ने खुलासा करते हुए कहा है कि बेस सैटेलाइट इमेज असली है, लेकिन कथित तौर पर जो विशालकाय समुद्री राक्षस दिख रहा है वो पूरी तरह से गढ़ा हुआ है।
इसके साथ ही ये पूरी तरह से एडिटिंग की गई है और कुछ शातिर जो एडिटर हैं उन्होंने इसे वास्तविक गूगल अर्थ डेटा देने का एक जो कह दीजिए खतरनाक काम किया है। इसके साथ ही ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें सच्चाई रत्ती भर भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट जगत की, जिसका इंतजार भारत समेत पूरी दुनिया को है। आपको बता दें दुबई में इस समय खेल खेला जा रहा है और टीम इंडिया को रविवार को दुबई में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच खेलना है। भारत इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसे न्यूजीलैंड का सामना करना है। फैंस घर बैठे इस मुकाबले को कैसे देख सकते हैं हम आपको ये बताते हैं। ये टीवी या मोबाइल फोन पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच लाइव देख सकते हैं आप घर बैठे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अभी तक जबरदस्त तरह से प्रदर्शन किया है। वहीं उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया है उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से अप है। वहीं न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है जब वो फाइनल मैच में पहुंची है। भारतीय टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट जो स्टेडियम है उसमें मैच खेलेगी। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट की बात करें तो खबर के मुताबिक भारत न्यूजीलैंड मैच के बीच जो पिच है उसे चुन लिया गया है। भारत और पाकिस्तान मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच को फाइनल के लिए चुना गया है। इस पिच पर लक्ष्य का पीछा करना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में जो टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकता है और आपको बता दें रोहित शर्मा लगातार टॉस हारते जा रहे हैं। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच में रविवार दोपहर जो 2:30 बजे का वक्त है जब से मैच शुरू होगा। इस मुकाबले में को अगर आपको देखना है तो जियो हॉटस्टार मोबाइल ऐप है जिस पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। इसके साथ ही टीवी पर भी मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए स्टार स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स 18 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना होगा। फाइनल मैच में कमेंट्री हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। आपको बता दें टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली पर सबकी नजरें टिकी हैं। विराट कोहली ने 4 मैचों में 217 रन बनाए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने 4 मैचों में 195 रन बनाए हैं। इसके बाद शुभमन गिल भी 157 रनों पर हैं। और अगर सबसे ज्यादा विकेट लेने के वाले जो गेंदबाज हैं उसकी बात की जाए तो इसमें टॉप पर मोहम्मद शमी चल रहे हैं। मोहम्मद शमी अभी तक 4 मैचों में 8 विकेट झटक चुके हैं। और वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए तो पिछले 2 मैचों में हमने उन्होंने देखा, उन्होंने जबरदस्त तरह से प्रदर्शन किया और 2 मैचों में 7 विकेट को झटका है। ऐसे में भारत के लिए तमाम तरह की दुआएं पूरे हिंदुस्तान से सामने आ रही हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।